गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। ठीक, सिविल कोड के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसको आप आचार नागरिक संहिता के नाम से भी जानते हैं। मतलब अब जो कानून होगा वो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, राज्य के जितने भी लोग हैं, चाहे किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, चाहे उनका जेंडर कुछ भी हो, चाहे पंथ कुछ भी हो, समान रूप से कानून इम्प्लीमेंट होगा, सिवाय एसटी को छोड़कर, जिसको आप शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं। ठीक है, इनको इसके दायरे से बाहर कर दिया गया है। पर इसका मतलब ये नहीं कि जब आप शादी करेंगे तो पुजारी भी डिसाइड सरकार करेगी, या फिर पुजारी के माध्यम से आप शादी नहीं करा सकते हैं, मौलवी के माध्यम से शादी नहीं करा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये प्रावधान जो रीति रिवाज है वैसे के वैसे ही रहेंगे। केवल ये चीज़ें कर दी गई हैं कि पहले जैसे मुसलमानों को छूट दी गई थी 3 से 4 शादियाँ वो कर सकते थे, अब वो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, अभी बोला ना, किसी भी जाति धर्म जेंडर इक्वल, ठीक है, सबके ऊपर समान रूप से कानून लागू होगा। अब मुसलमान हो चाहे क्रिश्चियन हो, वो भी एक ही शादी करेंगे। और सबको बता दें, उत्तराखंड ने बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया है। आज़ादी के बाद पहला ऐसा राज्य उत्तराखंड बना है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड 2024 में इम्प्लीमेंट कर दिया। क्योंकि 2022 में जब पुष्कर सिंह धामी वहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए, तो उनका जो उद्देश्य था, जो एक सपना था, हालांकि मैं आपको बता दूं, ये सपना पुष्कर सिंह धामी 2022 से नहीं देख रहे हैं। ये सपना जब जनसंघ जैसी राजनीतिक पार्टियों का निर्माण हुआ और जब वो 80 के दशक में पहली बार चुनाव, कांग्रेस उसमें बहुत बड़ी ताकतवर पार्टी थी, अथाह उसके पास संसाधन थे, पावर था, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। और जनसंघ जैसे नई राजनीतिक पार्टी का कांग्रेस का सामना करना बहुत बड़ी बात थी। फिर भी उसने पहले ही चुनाव में 2 सीटें मिली उसे। उसके बाद उसने आत्ममंथन स्टार्ट किया, कार्यकर्ताओं को जोड़ना स्टार्ट किया और पूरे देश का भ्रमण किया कि किन राज्यों में क्या मसला है और राष्ट्रीय स्तर का कौन सा मसला है, जिसके माध्यम से हम और वोटों को इंक्रीज कर सकते हैं। और जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की। ठीक, अनुच्छेद 370 जो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरी तरह से बदल दिया गया। मानो एक सपना था पहले कि क्या अनुच्छेद 370 और 35 में जो स्पेशली बिलोंग करता है आपके जम्मू कश्मीर जैसे राज्य से, जिसे वह स्पेशल एक प्रिविलेज बना दिया था, मानो कि एक अलग देश है। लोग सोचते थे यदि इसमें किसी प्रकार का कभी भी कोई भी राजनीतिक पार्टी या व्यक्ति हस्तक्षेप करेगा तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। पर जिस बखूबी से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया, आप सब ने देखा। तो उन्होंने ये जो 370 का मुद्दा था, ये आज का नहीं था। बहुत लंबे समय से जब इन्होंने अपनी पार्टी खड़ी की थी, तब से इनका यही उद्देश्य था, यही स्लोगन था। उसके बाद राम मंदिर के बारे में जब उन्हें पता चला कि एक मुस्लिम विदेशी आक्रांता के द्वारा जिस प्रकार से हमारे देवी देवताओं का मूर्ति भंजक किया गया, उसके बाद उस मंदिर परिसर के ऊपर एक मस्जिद का निर्माण कर दिया। उसके बाद उन्होंने ये बात भी पूरी तेज़ी के साथ, शक्ति के साथ उठाया। तो ये सारी चीज़ें बहुत पहले इन्होंने स्टडी कर रखा था कि इन मुद्दों को लेकर जब हम चुनाव में उतरेंगे तो हमें भारी जन का समर्थन मिलेगा। और यही हुआ, जब फिर उसके अगली बार जब चुनाव हुआ लोकसभा का, तब इन्हें 70 से 80 सीटें मिली। और ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती रहीं और जितने भी राष्ट्रीय स्तर के मसले थे, समस्याएं थीं, उनके निदान के बारे में इन्होंने अपने घोषणा पत्र में बखूबी लिख दिया था। यदि हम सत्ता में, शासन में आएंगे तो हम ये करेंगे। पर हमेशा कोई नहीं कोई समस्या आके खड़ी हो जाती थी।
कभी 13 दिन के लिए तो कभी 12-13 महीने के लिए। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती थी। बहुमत न होने की वजह से बार बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता था और सरकारें गिर जाती थी। पर ऐसा पहली बार हुआ कि 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ मोदी की लहर आई। उसके बाद लगभग कई राज्यों को तो पूरा उसने एक बटोर लिया और 2014 के बाद स्थिति आप देख रहे हैं आगे बढ़ती चली जा रही है और किसी प्रकार गिरावट का नाम नहीं ले रही है। तो बहुत लंबा जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र हुआ करता था, अब जो है ये चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो आज़ादी के बाद पहला ऐसा राज्य बना है आपका उत्तराखंड, जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को धरातल पे ला के इम्प्लीमेंट कर दिया। हालांकि अभी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कानून ही बन गया है 2-4 दिन, क्योंकि देखिए विपक्ष जो था कांग्रेस और कुछ जो वहाँ के स्थानीय राजनीतिक पार्टियों के अलायंस के माध्यम से विपक्ष में बैठे हैं, तो कह सकते हैं हंगामा किया गया, प्रवर समिति के पास भेजा गया, पर वहाँ भी ध्वनिमत से पास हो गया। उसके बाद अब इसको भेजा जाएगा राज्यपाल के यहाँ, राज्यपाल के बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद एक कानून हो जाएगा। राष्ट्रपति के पास इसलिए इस विषय को भेजा जाएगा क्योंकि ये समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का मतलब आप जानते हैं, इसके अंतर्गत जितने भी कानून आएंगे, राज्य और ये जो सरकार है दोनों में से कोई भी सरकार बना सकती है कानून। ठीक है, और ऐसे जगह पे राष्ट्रपति का अनुमोदन की आवश्यकता होती है। अब सबसे बड़ी जो बात यहाँ डिस्कस करने की आवश्यकता है, इसमें होगा क्या। आपको बता दें, सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के लिए है जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। अब बड़े बड़े महानगरों में जाएंगे, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, ठीक, तो वहाँ क्या है। और बीच में आप सुने होंगे एक बहुत सारे मसले आप सुनते होंगे कि लिव इन रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा महिला उत्पीड़न की शिकार होती है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, अभी एक दिल्ली के अंदर आपने सुना होगा कि 2 प्रेमी युगल साथ में रहते थे, उसके बाद किसी बात को लेकर विवाद हुआ। ठीक है, हालांकि मैं यहाँ पे हिंदू मुसलमान की बात नहीं करूँगा। अब किसी भी धर्म, किसी भी जाति के हैं, किसी भी भाषा के हैं, जब 2 लोगों में प्रेम होगा, मतभेद होगा, यदि कोई बीच में बचाने वाला नहीं होगा तो कभी कभार वो हिंसा, वो कलह इतना आगे बढ़ जाता है कि एक दूसरे की जान के लोग आदी हो जाते हैं। और वही हुआ, मतलब महिला का इतना ब्रूटली तरीके से हत्या किया गया कि आप सोच नहीं सकते। और ये मसला बहुत ही नेशनल, राष्ट्रीय स्तर का बन गया था। कुछ जगहों पर छिटफुट सांप्रदायिक दंगे भी हुए थे इसी मसले को लेकर। और उस समय बहुत सारे जो परिजन थे वो सतर्क हो गए कि यदि मेरी बच्ची भी कहीं दूसरे लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है तो ये गलत है। ठीक है, श्रद्धा वाला जो मामला था आपने देखा होगा कितना उठा था। कुछ लोग कहें कि भाई मुसलमानों के साथ रहोगे तो ऐसा ही होगा, हालांकि ऐसा नहीं है। ठीक है, सारे धर्मों में यही हो रहा है। ठीक, अब क्या करना होगा, यदि आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो जो नज़दीकी थाना या पुलिस चौकी है, स्पेशली थाना कह सकते हैं, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। उसके बाद उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपके मम्मी और पिताजी को इत्तला किया जाएगा कि आपके बच्चे फला जगह रह रहे हैं। उसके बाद जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे कि हम लिव इन रिलेशनशिप का हमारे पास सर्टिफिकेट है, तब तक आपको मकान मालिक के द्वारा रूम नहीं दिया जाएगा। यदि मकान मालिक आपको रूम दे देता है तो उसके बाद यदि जांच प्रक्रिया में पाया गया तो जो है मकान मालिक को जेल हो सकती है। और आपको भी, यदि आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो आपको भी जेल हो सकती है। यदि आपने शादी किया और शादी का पंजीकरण नहीं कराया तो भी आपको तमाम जो सरकारी सुख सुविधाएं हैं उनसे आपको वंचित किया जा सकता है। यदि कोई महिला है और पति पत्नी के बीच में तलाक की स्थिति आ गई है, ठीक है, तो उस समय 5 साल तक जो बच्चा है वो अपनी माँ के साथ रहेगा। उसके बाद उसकी जो कस्टडी है, जो सुरक्षा है, उसके दादा दादी को मुहैया किया जा सकता है। यदि कोई पुरुष, मतलब किसी का पति, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो जो उसकी पत्नी है
उसको जो है कंपनसेशन मिलेगा, और उस कंपनसेशन का बंटवारा तब उसके माँ बाप के साथ होगा, जो सास ससुर हैं, जब वो कहीं दूसरी जगह भी शादी करने के लिए जाएगी। तब उसके बाद जो है कि जो पति को कंपनसेशन दिया गया है उसका बंटवारा वो पति के माँ बाप के साथ भी होगा। और आप जो मुस्लिम औरतें थीं उनके लिए पहले गोद लेना बहुत ही मतलब न के बराबर था, पर अब ये जो प्रावधान है बहुत ही सुलभ कर दिया गया है। और हलाला 3 तलाक पे पहले ही कानून बन गया है, आपको पता है। हलाला जैसे जो प्रावधान है ये पूरी तरह से वर्जित हैं। यदि किसी भी महिला को हलाला जैसे जो पॉलिसी बनाई गई थी मुसलमानों के, इसके माध्यम से फिजिकली या मेंटली टॉर्चर करने का प्रयास किया गया, तो उसको जो है सरकार नेस्तनाबूद कर देगी। और आप अपने परिवार के लोगों को बताएं, ये सारी जो कुप्रथाएं हैं, ये प्रथा के अंतर्गत नहीं आता था, ये कुप्रथा के अंतर्गत आता था। कुछ चंद मौलवियों के कह सकते हैं इंटरटेनमेंट के लिए इन सारी चीज़ों को बढ़ावा दिया गया था। एक तरह से एक नया तरीका अपनाया गया था महिलाओं के शोषण के लिए। ठीक, तो बहु विवाह पूरी तरह से ख़त्म। हालांकि यदि आपकी पत्नी का इंतकाल हो जाता है, देहांत हो जाता है, तो उस केस में आप शादी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए बदल गई हैं। ठीक, यदि जो मान लीजिए मैं पिता हूँ तो मेरी बेटी है, बेटा है, ठीक है, तो दोनों चाहे पुत्री हो चाहे पुत्र हो, पहले क्या था, ठीक है, जेंडर इनइक्वलिटी था, अनियमितता था, पर अब ऐसा नहीं है। समान रूप से जो पिता की संपत्ति होगी उस पर बेटा और बेटी दोनों का बराबर रूप से अधिकार होगा। ठीक है, इस पर आप परिवार का कोई भी जो परिजन है दबाव नहीं बना सकता। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये इतना कुछ बदल गया है। ठीक, ये सारी चीज़ें बदल गई हैं। ऐसा नहीं है कि जो उपासना का पद्धति था पूजा पाठ का वो सरकार तय करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस यही सारी चीज़ों में बदलाव किया गया है, और ये ज़रूरी भी था, क्योंकि कुछ धर्मों में स्पेशली मैं बता दूं, चाहे हिंदू रिलीजन भी है, और स्पेशली जब बात उठा था ट्रिपल तलाक के बारे में, जिस प्रकार से उनका शौहर जो है कि फ़ोन के माध्यम से विदेश में बैठा रहता था, तलाक देता था, उसके बाद जब महिला या पुरुष उसे इस बात का चेत होता था, जानकारी होती थी, या फिर वो सुधार करने का प्रयास करता था, यार ये तो गलत हो गया, मैं तो गुस्से में अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, उसके बाद जानते हैं वो प्रक्रिया बहुत ही विकराल होती थी महिलाओं के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो कुरीतियाँ थी, कुप्रथाएँ थी, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिली हैं, और पुष्कर सिंह धामी ने जितना बड़ा कार्य किया है राज्य के संदर्भ में, वो एक तरह से इतिहास में उनका नाम दर्ज हो गया है। तो देखिए, यही है आचार नागरिक संहिता है।